नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। प्रभु चावला जी ने एक बात कही थी पिछले कुछ दिनों पहले, जब यह माना जा रहा था कि दरअसल नरेंद्र मोदी यानी देश के प्रधानमंत्री और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बीच में तनाव है और इस तनाव की वजह से बड़े बदलाव जो बीजेपी में होने चाहिए थे वो नहीं हो पा रहे थे। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह था कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 1.5 साल से अपना नया अध्यक्ष नहीं चुन पा रही थी। उस वक्त प्रभु ने सत्य हिंदी यानी मेरे साथ बातचीत करते हुए कहा था, मोहन जी है तो मुमकिन है। कुछ लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया, लेकिन अब जब नरेंद्र मोदी ने खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तारीफ में एक लेख लिखा तो मोहन जी है तो मुमकिन है अब मुमकिन हो गया है। तो उन्हीं प्रभु चावला से एक बार फिर मुखातिब होंगे और जानेंगे कि दरअसल क्या कुछ राजनीति के अंदर एक बड़ा बदलाव होने वाला है। क्या नरेंद्र मोदी जी वाकई में घर के सब बदल डालेंगे मोहन भागवत जी के प्रभाव में आके। कहा जा रहा है कि कैबिनेट में बड़े बदलाव हो सकते हैं, पार्टी में बड़े बदलाव हो सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो क्या देश की राजनीति में भी कोई बड़ा बदलाव होगा। जानेंगे प्रभु चावला जी से। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब आपने कहा था मोहन है तो मुमकिन, तो कुछ लोगों ने कहा कि ये तो पुराना चुराना हुआ है, मोदी है तो मुमकिन की जगह आपने वो कर दिया। लेकिन 10 साल बल्कि 11 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। नरेंद्र मोदी जो जाने जाते हो किसी की तारीफ में बहुत मुश्किल से कुछ कहते हैं, और वो भी आरएसएस प्रमुख की तारीफ में पूरा लेख कई अखबारों में छपा। तो वाकई में ये माना जाएगा कि कुछ तो हुआ है जिसका एक प्रमाण हमारे सामने है। प्रभु, क्या हुआ है, कुछ तो बताइए हमारे दर्शकों को। क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ मत पूछो ये सब बातें। किशोर का गाना वो मेरे को याद आ रहा है। तो क्या हुआ सबको पता है, क्यों हुआ ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने कई बार आपको कहा कि आरएसएस के बारे में जो भी कल्पना करते हैं लोग, जो उनकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, उनको आरएसएस की फंक्शनिंग का कोई अंदर से मालूम नहीं है। मैं नहीं कहूंगा कि मेरे को मालूम है, परंतु क्योंकि मैं काफी साल अंदर से उनके साथ जुड़ा रहा हूँ और उनके साथ देखा है, बाद में भी अब मैं उनसे कम मिलता हूँ, परंतु मेरे को उनकी शैली, उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ना आप लोगों से शायद ज्यादा आता है, माफ करना मेरे को। मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज को और उनके शब्दों के प्रयोग को देख लेता हूँ, समझ लेता हूँ कि क्या करने वाले हैं। अब 100 साल संघ के हो गए, मैंने पहले भी कहा था आपको, अब दोबारा से कह रहा हूँ कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने संघ चालक के साथ एक उन्होंने लिखा है कि उन्होंने तो बदलाव कर दिया, तो उन्होंने सोशल परिवर्तन जो किया है उसके मोहन भागवत एक पूजनीय है, इस तरह की बात भी कही उन्होंने। तो एक बड़े पेडेस्टल पर ला करके खड़ा कर दिया, ये मान लिया कि संघ जो है वो पार्टी से, प्रधानमंत्री से ऊपर है, ये बात उन्होंने मान ली। मानते भी थे पर पब्लिकली मान ली, पहले नहीं कहा, पहले नहीं मानते थे। मैंने पहले भाई कहा है, अटल जी, अडवाणी जी और मोदी जी ये स्वयं सेवक पहले हैं, प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष बाद में जी। क्योंकि इनका फैमिली ये नहीं कह सकते कि मैं अपनी माँ को या अपने फादर को डिसऑन कर दूंगा। करना भी चाहूं पर इतिहास में आप अपने डीएनए को चेंज नहीं कर सकते। कोई कहेगा कि मोदी जी कहाँ से हैं, उनका आइडियोलॉजिकल कहाँ से पैदाइश है, तो सब कहेंगे कि आरएसएस की शाखा से हुआ है। तो इसलिए आप जो कहा मोहन जी हैं तो मुमकिन है, मैंने इसलिए कहा था कि मोहन जी के होते हुए आप उनको गेस नहीं करते कि उनके बारे में वो क्या कहने वाले हैं। और कोई भी आरएसएस, मोहन जी पिछले 12 या 13 साल से संघ संचालक हैं, उन्होंने किसी भी प्रधानमंत्री चाहे अटल जी रहे हों, किसी की तारीफ संघ चालक से नहीं करते कभी भी। और अभी भी आपने मोदी जी की पिक्चर उनके साथ देखी नहीं होगी कभी, कई सालों से। किसी अटल जी के साथ भी कम है। अब देखिए आपने सिर्फ राम मंदिर जब हुआ उसके अंदर जो फंक्शन थे जिसमें दिखाना था कि हमारा हिंदू राष्ट्र थोड़ा बढ़ रहा है, तो उसके अंदर मोहन जी आगे थे, उन्होंने भाषण दिए वहां पर और रत्नान भी रहे। पर मोदी ने 75 साल के बाद तो उस भाषण में था 3 दिन की जो पूरी वाक्यमाला चली, उसके अंदर पिंगले जी वाली बात जो मैंने पहले भी की थी, पिंगले जी का पूरा उन्होंने कहा। उसके बाद कहा कि मैंने किसी व्यक्ति के बारे में कहा नहीं, ना अपने बारे में कहा, मैं तो संघ का कार्यकर्ता हूँ, संघ का स्वयं सेवक हूँ, संघ कहेगी वहां सामने कुर्सी बैठ जाए वहां बैठ जाऊंगा। ये एक संघ के सोचे स्वयं सेवक की विचारधारा है। संघ चालक को परम पूजनीय बोलना ये एक अपने आप में परंपरा है कि परम पूजनीय मतलब भगवान को बोलते हैं, उसके बाद सरसंघ चालक को बोलते हैं। पर इसलिए बोलते हैं कि वो उसको मानते हैं कि ये व्यक्ति, ये पहले स्वयं सेवक हैं जो स्वयं सेवक से बन करके वहां पर पहुंचे।
हालांकि रज्जू भाई भी पहुंचे, सुदर्शन जी भी पहुंचे, परंतु इस साल तक ये है कि रियल स्वयंसेवक जिसे कहते हैं उसके ऊपर है। और ये थोड़े आइडियोलॉजिकली बड़ी ओरिएंटेड है, पढ़ते लिखते हैं, और जिस तरह के परिवर्तन इन्होंने किए, जो इनकी बात सुने आप देखें, रिजर्वेशन पे इन्होंने अपना इंटरप्रिटेशन दिया, उसका उसके लैंग्वेज के ऊपर, नेशनल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए उसके ऊपर संघ का क्लियर किया, इंटरनेशनल पॉलिसी के ऊपर बोले, तो हर के ऊपर जो भी संघ की बात थी मोहन जी ने अपने भाषण में 3 दिनों के अंदर 12 सालों को बुला करके, एम्बेसडर को बुला के इंडिविजुअल बातचीत करके स्पष्ट किया। परंतु आते हैं बात कि मोदी जी ने ये क्यों किया, सवाल पूछते हैं कि मोदी जी ने आर्टिकल क्यों लिखा। एक बात ये कि संघ के 100 साल होने वाले हैं, तो किसी की संस्था के अंदर 100 साल एक अपने आप एक माइलस्टोन है, मील का पत्थर है। तो उस संगठन का जब मना रहा है, उस संगठन के ऊपर उस संगठन की तारीफ करना, कोई भी व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ आज स्थिति पहुंचा, उसकी एक ड्यूटी बनती है, अपेक्षा की जाती है जो किसी भी पद पर बैठा हो वो संगठन की तारीफ करे। दूसरा, वो संगठन जिसने बनाया प्रधानमंत्री को, जिसने मुख्यमंत्री बनाया 18-17, जिसने सारे देश के अंदर इतने लोगों को मेंबर बनाया, उस संगठन को अपनी माँ, जिसको बोलते हैं आइडियोलॉजिकल मदर जो है, उसके ऊपर जब आक्रमण हो रहा हो, जो बड़ा पद पे बैठा है उसका एक ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है कि अपनी माँ को अटैक से बचाए। तो उस मदर जो है संघ है, उसके इस स्थिति के अंदर आप कह सकते हैं कि उस संघ के सर्वे सर्वा जो है मोहन जी है, वो परिवर्तन ला रहे हैं। तो संघ के 100 साल हुए और वो 75 साल के हुए, जो अपने आप में माइलस्टोन है, दोनों को मिलाकर के आप रखेंगे तो संघ के लिए जो उस लेटर जो उन्होंने आर्टिकल लिखा है उसमें संघ के बारे में भी लिखा है, मोहन जी के बारे में भी लिखा भी है और संघ के बारे में भी लिखा है। तो मैं कहूँगा कि एक किस्म से ये है कि अपने आइडियोलॉजिकल गुरु को, अपनी आइडियोलॉजिकल संस्था को अपना कृतज्ञ बनाना, अपना एक्सेप्ट करना कि मैं आपकी वजह से यहाँ बैठा हूँ, ये दिखाने की बात की जा रही है। जो आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं, आप लोगों ने मान लिया कि परिवर्तन होना है, नहीं हो रहा है, प्रेसिडेंट नहीं बन रहा 1.5 साल का, ये बात ठीक है। पहली बार हुआ है कि बीजेपी के अंदर प्रेसिडेंट नहीं बना। मैं नाम नहीं लूंगा किसी के, आरएसएस के उस भाषण के अंदर मैंने किसी आरएसएस के बड़े लीडर से बात की, उन्होंने कहा आप पत्रकार लिख देते कि हम बनाते हैं प्रेसिडेंट, हम बनाते नहीं है। अटल जी, उन्होंने मोहन जी ने भी कहा कि हमसे पूछते क्यों हो, आपने भाषण सुना कि लोग पूछते कि हम किसी को कुछ नहीं कहते, तो हम तक पूछते क्यों हो? अगर पूछोगे तो हम कोई ना कोई जवाब देंगे या नहीं देंगे। अगर हम जवाब देंगे तो उसकी बात आप नहीं मानोगे, ठीक है। तो उनका इंटरप्रिटेशन था कि हमसे पूछोगे तो जब हम कहेंगे तो मानना पड़ेगा आपको। ये मेरी इंटरप्रिटेशन हो सकता है गलत हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो उन्होंने कहा कि मैंने नहीं कहा 75 साल में कोई रिटायर हुआ, ये एक मजाक की बात हो सकती, शॉल पहना दिया क्योंकि उनको अमित शॉल पहनाया जा रहा था। तो इसी संदर्भ में उन्होंने मजाक में कहा, मोहन जी बड़े मजाकिया भी है, विटी भी बहुत है, जब बात करते हैं सीरियस भी है, बहुत भी है। तो आप जो कह रहे हैं कि पार्टी में परिवर्तन नहीं हुआ, संघ के एक बड़े अधिकारी ने मेरे को कहा अगर चल रही है, अगर वो नहीं परिवर्तन करना चाहते तो हम उसमें क्यों पड़े? आप पत्रकारों को क्या तजर्बे चल रही है, आप क्यों चाहते हैं कि प्रेसिडेंट बदले नहीं बदले? आप कौन होते पूछने वाले? बड़े ब्लंट थे मेरे साथ वो। कहते नहीं हम इसे पढ़ते नहीं, उनका संविधान है, लेट हुआ है, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ये उनका फैसला है। हमसे पूछेंगे, हम बता देंगे हमारी क्या राय है, हम नहीं अपेक्षा करते कि हमसे पूछे। उसके बाद बैठे हुए आपने देखा होगा नागपुर में या किसी राजस्थान में कहीं पर हुई थी, वहां पर नड्डा भी गए थे, संतोष जी भी गए थे, वहां बातचीत जरूर हुई होगी। तो अध्यक्ष नहीं अपॉइंट होना, कैबिनेट रीशफल नहीं हुआ, कई मंत्री रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं इंडिपेंडेंस के बाद, 11-11 साल तक एक पद पर बैठे हुए हैं। ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि इस गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ है, स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। एक मंत्री 10 साल से एक ही पद पर बैठा हुआ है, 12 साल से एक ही पद पर बैठा हुआ है, एक अधिकारी पीएमओ में 12 साल से बैठा हुआ है। तो ये सब एक इसको किस दृष्टि से कि इसमें बदलाव आना चाहिए? कैबिनेट रिशफल की हम तो यूज टू है ना, इंदिरा गांधी अपने 5 साल के अंदर 53 बार किया था, राजीव गांधी ने 59 बार किया था, नरसिम्हा राव ने 39 बार किया था परिवर्तन। तो मोदी जी भी वही करें जो बाकी करते आ रहे हैं, उसको हम अब एक टेम्पलेट मान लें कि बाकी प्रधानमंत्री 14 ने परिवर्तन किए 8 साल में 3, तो मोदी जी भी वही करें। ये तो हमारी गलती है ना, मोदी कहते मैं तो हम क्या कर लेंगे इसको? परिवर्तन होने चाहिए। ये किस बेस पे हम कह रहे हैं? उनका अपना तरीका काम करने का कि सरकार कौन चला रहा है? पीएमओ चला रहा है, सब मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। और क्योंकि पीएमओ में प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनकी जो आइडिया बैंक है, वर्ल्ड में कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है गवर्नमेंट का हेड जिसके पास आइडिया ऐसे निकलते हैं जैसे कोई धारा पानी के समुद्र बह रहा। उनसे बात करो 10 आइडिया आते हैं, उनके पास इम्प्लीमेंट हो सकते हैं या नहीं होते दूसरी बात है, फिजिबिलिटी उनकी है या नहीं है। परंतु जब भी उनसे कोई बात करा किसी सब्जेक्ट पे, उनके 50 आइडिया मैंने सुने हैं जब से चीफ से बने, उससे भी जानता हूँ उनको।
उस आदमी के पास आइडिया की कमी नहीं है, पर वो कभी सोचते नहीं कि आइडिया इसमें से कितने इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। नंबर्स की बात है, आप ये मान करके चलिए, मैं ये मानता हूँ कि मोदी इज ओनली प्राइम मिनिस्टर जिसने गुड इकोनॉमिक्स को गुड पॉलिटिक्स भी कर दिया। पहले जब माना जाता गुड इकोनॉमिक्स जो है बैड पॉलिटिक्स है, नरसिम्हा राव ने रिफॉर्म्स किया, हार गए, पर ये आदमी लाल किले की प्राचीर से क्या हर जगह से बोलता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हमारे देश के अंदर आओ, इन्वेस्ट करो। आज भी सेबी ने रूल बता दिए कि बाहर से जो आकर के इन्वेस्ट कर ले, एफडीआई सब में डरा दी, उसकी वजह से इलेक्शन जीत रहे। पहले हमेशा तो होता था हिंदुस्तान के अंदर 70 साल तक गुड इकोनॉमिक्स और बैड इकोनॉमिक्स। इस आदमी ने बार बार बोल करके प्रो बिजनेस कह करके गुड इकोनॉमिक्स को गुड पॉलिटिक्स बीजेपी के लिए कम से कम साबित कर दिया। राहुल गांधी अल्टरनेटिव लेकर रहे हैं, वो बैड इकोनॉमिक्स लेकर गुड पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, उनका अपना तरह मॉडल है। तो एक तरफ ये है कि गुड इकोनॉमिक्स से गुड पॉलिटिक्स कन्वर्ट कर देना, लॉन्ग टर्म तो चलेगी नहीं चलेगी, अब तो चल रही है, तीसरा बार इलेक्शन जीते हैं। तो आरएसएस की तरफ और वापस जाए, आरएसएस की भी जो इकोनॉमिक फिलॉसफी है उसमें स्वदेशी को छोड़ करके उसमें भी उन्होंने डाइल्यूट किया है। बाकी हिंदू तो चल रहा, तो मोदी जी ने पूरा 100% लगभग पूरा कर दिया। यूसीसी नहीं हुआ पर इम्प्लीमेंट तो हो गया, प्रैक्टिस में तो हो ही रहा है वो। 3 तलाक गड़बड़ हो गया, खत्म हो गया, अब 3 तलाक ही खत्म हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने आप लागू हो गया। तो बिल्कुल तो आप कहना चाहते हैं कि मोहन भागवत जी ने कहा मोहन जी मुमकिन है, मोहन जी के होते हुए मैं उल्टा चलूंगा, मोहन जी अगर नहीं होते तो राम मंदिर नहीं बनता, मोहन जी नहीं होते कश्मीर की 370 नहीं हटती, मोहन जी नहीं होते तो ये सब नहीं होता, 3 तलाक वाला, मोहन जी नहीं होते तो बाकी कल्चरल चेंजेस आ रही हैं। हर रोज आप कह रहे हैं कि हम मंदिर रिवाइव करेंगे, हम पुराने पुराने ग्रंथ वापस लाएंगे, आर्टिफैक्ट जो बाहर पड़े हैं वो वापस लेकर के आएंगे, ये सब आरएसएस का एजेंडा है। तो मोहन जी की फिलॉसफी है, यानी कि आरएसएस की जो फिलॉसफी है कि भारत की एंशिएंट कल्चर है, उसके जो सिंबल हैं उनको रिवाइव करना, जिनके नाम किसी ने सुने नहीं थे उन सबको खड़ा करना, उनके मूर्तियां बनाना। सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना दिया। वो कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस ने कभी उनके बारे में सोचा ही नहीं, उनके लिए स्टैच्यू सबसे बड़ा हिंदुस्तान से वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा स्टैच्यू बना के खड़ा कर दिया। तो सिंबलिज्म जो है आरएसएस का, उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। तो उसके बाद उन्होंने उनको 15 साल तक डिस्टर्ब नहीं किया, 11 साल तक। अब डिस्टर्ब हम आप सोचते हैं 75 साल हो गए डिस्टर्ब होंगे, तो डिस्टर्ब जब होंगे जब मोदी जी फैसला करेंगे और मोहन जी करेंगे, दोनों हम बैठ के डिसाइड करेंगे। बट ये बताइए ये जो 1.5 साल से पार्टी प्रेसिडेंट नहीं चुन रहे हैं, मतलब ये सामान्य स्थिति तो है ही ना भाई। जो बात जिस तरीके से मोहन भागवत जी बार बार कहते हैं कि भाई बिना मुसलमान के हिंदुत्व अधूरा है, बार बार कहते हैं इस बात को। वो कहते हैं सबका डीएनए एक है, वो कहते हैं हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग क्यों खोजना, और इधर भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए लोग हर मस्जिद में शिवलिंग ही खोजते हैं। आप उत्तर प्रदेश के अंदर देख रहे योगी आदित्यनाथ यही काम कर रहे हैं, संभल में सब कुछ वही सब काम कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले, एक 24 घंटे पहले की बात, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि जो मुसलमानों के बारे में जो हमको वोट नहीं देता ये नमक हराम है। तो मोहन भागवत बदलाव करना चाहते हैं, मोदी के कैबिनेट में बैठे हुए लोग या पॉलिटिक्स में रहने वाले बीजेपी के लोग बदलाव नहीं चाहते। मैं आपके दोनों दिखाई पड़ता है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है जो आप कह रहे हैं, मैं मानता हूं इस बात को। पर अब पहली बात पे आता हूँ भाई, कांग्रेस जब सोनिया गांधी 18 साल तक प्रेसिडेंट रही, कितनी बार इलेक्शन कराया था उन्होंने? कांग्रेस में कितनी बार इलेक्शन? नरसिम्हा राव जब बने थे 92 में पहली बार इलेक्शन हुआ था, उसके बाद सोनिया जी ने एक बार कहा जब जीत गई थी, शरद पवार रहे थे या कोई आ रहा था, तो उसके बाद कब इलेक्शन हुआ उन्होंने? अभी भी नहीं होता इलेक्शन हुआ। तो वहां आप जो कहते हैं कि हर पार्टी का सोचने का तरीका है, आप मान के चलेंगे जो पावरफुल आदमी है वहां पर गांधी परिवार पावरफुल है, जब चाहेंगे इलेक्शन होगा, जब चाहेंगे नहीं होगा। यहाँ पर मोदी जी है, जब चाहेंगे होगा, नहीं होगा। मोहन भागवत जी इलेक्शन ही कराने, वो ये कह सकते हैं कि हमारे से पूछोगे तो हमारा ये व्यक्ति बन, हम चाहते कि ये अच्छा है, कि प्रभु चावला अच्छा है या आशुतोष अच्छा है, पर वो नहीं कहेंगे कि आप इसी को, जब तक पूछा नहीं जाएगा नहीं कहेंगे, इसलिए वो पूछ नहीं जा रहे। अपना हो सकता है पार्टी के अंदर मोदी जी ने मन नहीं बनाया अभी कि किसको बनाना है, क्योंकि जब पार्टी चल रही है कि चेहरा कौन है इस वक्त, पार्टी और सरकार का चेहरा एक ही व्यक्ति है, सरकार में पार्टी मर्ज हो गई है, तो इसलिए पार्टी का चेहरा एक है, सरकार का चेहरा एक है। तो ऐसे चेहरे को नड्डा जी अपने मंत्री भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, चलने दो, कौन पूछता है? तो इसमें ये करते हैं कि जब चेहरा एक ही प्रोजेक्ट करना है आपको हर जगह। अब तो आप देखिए ना मोदी जी के बारे में, देखिए कि उनका चेहरा इतना प्रोजेक्ट होता है कि हर कॉर्पोरेट हाउस, जीएसटी जब हुआ
हर मोटरसाइकिल वाला, कार वाला, ये वाला, सब उनकी फोटो लगा के रखता है। तो प्रोजेक्शन है ना, सब लोग एक देश एक नेता, एक संविधान जैसे बात करते हैं, एक भाषा, एक संविधान, एक व्यक्ति। तो एक देश एक नेता, कॉर्पोरेट वालों ने पहली बार हिंदुस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर की फोटो लगा दी। तो लगता है कि आप मोहन भागवत जी क्यों बोले इसके अंदर, उनको अपना का एजेंडा पूरा हो गया और उनके सब शाखाएं। तो सर आप ये मानते हैं कि कोई तनाव नहीं दोनों के बीच में, किसी तरीके का कोई टेंशन नहीं है, सब स्मूथ चल रहा? नहीं, तनाव तब क्या, तनाव जब हो जब इस बात को उन्होंने कहा नहीं करो। तो एक दो बात, एक तो आप व्यक्ति की बात कर रहे हैं, मैं आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ। आरएसएस किस लिए, उनकी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है। सरकार क्या उससे हटी है? नहीं हटी। तो आइडियोलॉजी नहीं चल रही तो व्यक्ति प्रेसिडेंट है या नहीं, क्या फर्क पड़ता है? उसे क्या फर्क पड़ जाएगा, नड्डा हो या कोई और हो। आइडियोलॉजी का सर्च जो गवर्नमेंट का है वो तो वही कर बैठा है ना। तो आइडियोलॉजी के सर्च में जब तक परिवर्तन नहीं आएगा कि प्रधानमंत्री के रहने से आइडियोलॉजी को गड़बड़ रहती है, तब तक आप क्या कर सकते हैं उसके अंदर? उनको तो कराना है, अपना आइडियोलॉजी का काम कराना है, वो होगा। वाइस चांसलर उनकी मर्जी से अपॉइंट हो रहे हैं, किताबें उनकी मर्जी से परिवर्तन किया जा रहा है, हर चीज इंट्रोड्यूस की जा रही है किताबों के अंदर। साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन जितनी है उसके अंदर संघ के लोग विचारधारा के वो रखे जा रहे हैं, एम्बेसडर भी उनकी मर्जी के रखे जा रहे हैं। तो जो भी कल्चरल आइडियोलॉजिकल मैसेज सरकार का है, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे देश में हो, वो आरएसएस के एजेंडे पर चल रहे हैं। जो भी प्रेसिडेंट बनेगा वो तो सिंबॉलिक ही होगा ना, चाहे आरएसएस का आदमी हो चाहे प्राइम मिनिस्टर का आदमी हो। वो इनसे ऊपर तो हो नहीं सकता। जब इनसे ऊपर नहीं हो सकता, जब आरएसएस ने फैसला किया कि प्रधानमंत्री से बड़ा आदमी बनाना है, तो भी हो जाएगा। पर आरएसएस को जरूरत क्या है? नहीं, क्योंकि बीजेपी अब कह रही है कि हम सक्षम हो गए हैं, हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो वो तो खुश है ना, उसने कहा ना, हमने पूछा सक्षम हो गए तो बहुत अच्छी बात है। सक्षम हो गए तो हम तो चाहते हैं हमारे स्वयंसेवक जाए और अपनी ऐसी शाखा खड़ी करे, पॉलिटिकल पार्टी हो या मजदूर संघ हो या विद्यार्थी परिषद हो। हमने अपना एक प्रचारक छोड़ दिया, हमें उनको दे दिया, और उसने कहा मेरे को आपकी जरूरत नहीं है, हम तो बहुत अच्छे हैं। हम तो चाहते ही है कि देश के अंदर हजारों ऐसे संगठन खड़े हों जो हमारे कार्यकर्ता जिसको लीड करें, और जो हम चाहते हैं वो करें, तो हमें क्या परेशानी है? हम तो कहेंगे हमारी सक्सेस है कि हमने ऐसे कार्यकर्ता का निर्माण किया जो देश चला सकता है, जो साइंटिफिक कम्युनिटी को लीड कर सकता है, जो फॉरेन ऑफिस को लीड कर सकता है, जो मजदूर संघ को लीड कर सकता है, जो ट्राइबल मेजोरिटी को लीड कर सकता है। तो हमसे क्यों पूछे? हम उसको पता क्या करना है। बट सर लोग तो ये कहते हैं कि जो भागवत जी हैं या आरएसएस हैं, वो अब नहीं चाहते कि कल्ट ऑफ पर्सनालिटी हो, क्योंकि उससे लॉन्ग टर्म संगठन कमजोर होता है। उससे लॉन्ग टर्म पार्टी के अंदर या संघ के अंदर एक ऐसी संस्कृति आ रही है जो पंचसितारा संस्कृति है। आप 5 स्टार होटल में ठहरना चाहते हैं, जबकि आरएसएस का कार्यकर्ता पहले झोला उठा के चलता था और वो एक सूटकेस में रहता था। अब वो बड़े बड़े 5 स्टार होटल में रहता है, प्रेसिडेंशियल स्वीट में रहता है और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है। तो उनको लगता है कि ये संस्कृति अंततः भले ही आज की तारीख में अच्छी लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आरएसएस की विचारधारा को भी कमजोर करेगा और संगठन को भी कमजोर करेगा, इसलिए वो उसको बदलना चाहते हैं। पर सवाल आशुतोष, फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आरएसएस और बीजेपी में फर्क रखिए। मेरे को बताइए, आरएसएस का फुल टाइम वर्कर जो आरएसएस के लिए काम कर रहा है, वो कौन सा 5 स्टार होटल में रह रहा है? आप कह रहे बीजेपी का मंत्री रह रहा है, वो पहले भी रहते थे, अटल जी भी रहते थे स्वीट के अंदर जाकर के, उनके मंत्री भी रहते थे, उससे पहले अडवाणी जी भी रहते थे, उससे पहले भैरव सिंह शेखावत भी रहते थे, मैं कितने नाम गिला दूं, इससे शांता कुमार भी रहते थे। जब किसी ऑफिस में, उस ऑफिस के लिए कुछ ना कुछ जरूरतें होती हैं, हो सकता है 5 स्टार में रहें या कहीं रह, हर जगह था इनको थे। मैं ये पूछ रहा था, जो आप आरएसएस एज एन ऑर्गेनाइजेशन, जी मुझे लगता है जैसे प्रभु जी का नेटवर्क थोड़ा कमजोर हो गया, जिसकी वजह से उनकी आवाज हमारे पास नहीं आ पा रही और ना ही उनकी तस्वीर इस वक्त हमारे सामने आ पा रही है। लेकिन एक बात जो पूरी बातचीत में हुई, वो बातचीत का लब्बो लुबाब ये है कि दरअसल नरेंद्र मोदी जो इस वक्त देश के प्रधानमंत्री हैं, वो आरएसएस के एजेंडे को पूरी तरीके से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी तरीके से एक तरीके से उन्होंने लागू कर दिया है। चाहे वो हिंदुत्व का सवाल हो, या फिर इतिहास को बदलने का प्रश्न हो, या फिर राम मंदिर के निर्माण का प्रश्न हो, या फिर यूसीसी को इनडायरेक्टली लागू करने का प्रश्न हो, ये वो सवाल है जिसको जो उनको लगता है कि शायद इस वजह से जो ये चर्चा चल रही है कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच में किसी तरीके का तनाव है, वो उतनी सच्चाई पर आधारित नहीं है।
और इसी के संदर्भ जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं नियुक्त कर पा रही है, तो उसका जवाब उन्होंने किया कि ये शायद नरेंद्र मोदी उसको नियुक्त नहीं करना चाहते, लेकिन मैं जो उनसे सवाल और पूछना चाहता तो शायद नेटवर्क की कमी की वजह से मैं उनसे सवाल नहीं पूछ पाया, वो ये कि ये महज अनायास नहीं है। कांग्रेस के अंदर तो चुनाव ना हो तो एक अलग तरीके का प्रश्न, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो संगठन आधारित पार्टी है, जो सब कुछ अपने संगठन के हिसाब से काम करती है, अगर वहां चुनाव नहीं हो रहा तो फिर दिक्कत पैदा होती है। बट प्रभु जी, मेरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या आने वाले दिनों में आप नरेंद्र मोदी को, जो कम से कम मैं बदला हुआ देख रहा हूं, इस संदर्भ में देख रहा हूं क्योंकि जो मणिपुर नहीं जाते थे वो मणिपुर जा रहे हैं, और क्या मणिपुर जाना एक सामान्य सी घटना है, क्योंकि जब इतना बड़ा टेंशन हो गया, इतनी बड़ी क्राइसिस हो गई, तब वो नहीं गए, अब वो जा रहे हैं, जब दबाव था तब तो प्रेसिडेंट रूल लगा, वहां पर गवर्नर रूल है, प्रेसिडेंट रूल है जी। मुझे लगता है कि फिर उनका नेटवर्क थोड़ा कमजोर हो गया है और उसकी वजह से फिर उनसे बातचीत हम नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश करेंगे दोबारा अपनी बातचीत देखी। जो कई सवाल अभी भी महत्वपूर्ण है, वो सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या इस कैबिनेट में किसी तरीके के बदलाव की जरूरत है? क्या जिस तरीके से सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाया गया, जबकि उनके पहले जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बने थे, जो आरएसएस से नहीं आए थे, जो आरएसएस की शाखा में जिनको दीक्षित नहीं किया गया था, लेकिन राधाकृष्णन का चुना जाना मेरे ख्याल से एक बदलाव है, और यह बदलाव इस ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर एक नए तरीके की शालीनता की अब हमें अवहेलना धनखड़ के समय में हुई थी। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हम कोशिश करेंगे उनसे दोबारा एक बार फिर से जुड़ सके। अगर वो जुड़ जाते हैं तो बहुत अच्छा है। 1 मिनट अगर हमारे दर्शक अगर थोड़ा सा इंतजार करें तो मैं दोबारा जैसा हमने दर्शकों को बताया कि हम दरअसल प्रभु चावला को दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत उसमें पैदा हो रही, लगता है उनका नेटवर्क कमजोर है। लेकिन ये सवाल जब भी अनुत्तरित थे, जो उनसे पूछना चाहता था कि क्या आने वाले दिनों में क्या नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है, क्या संगठन के स्तर पर कोई बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी अटकलें इस बात को लेकर चल रही है कि दरअसल नरेंद्र मोहन भागवत ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की कल्ट ऑफ पर्सनालिटी से आप बीजेपी को निकाला जाए, क्योंकि जब कल्ट ऑफ पर्सनालिटी हो जाती है तो संगठन में जो कलेक्टिव लीडरशिप की बात बीजेपी और संघ बार बार करता है, दरअसल उसमें कमी आती है और फिर एक साइकोफेंसी डेवलप होती है, संगठन कमजोर होता है, लोग व्यक्ति के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, और जो बीजेपी आरएसएस सामूहिक फैसलों की बात करता है वहां पे दिक्कत पैदा होती है। मुझे नहीं लगता कि प्रभु से हमारी बातचीत हो पाएगी। खैर, बातचीत को यहीं पर खत्म करते हैं। अफसोस के साथ कि बातचीत हमारी पूरी नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे एक आध दिन के अंदर या फिर अगले हफ्ते। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।